तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। कौन करता है इसका आयोजन, यानी कि किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो आंसर होगा ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो ये विश्व टीकाकरण सप्ताह है जो हर साल अप्रैल के आखिरी वीक को मनाया जाता है, यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। उद्देश्य क्या है? सीधा सा समझ में आता है, टीकाकरण को बढ़ावा देना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। थीम मैंने आपको बता दिया, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हिंदी में बोलोगे तो मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। और टीके से याद आएगा, दुनिया का पहला टीका किसके लिए खोजा गया था और किसने खोजा था? तो चेचक का, स्मॉल पॉक्स का खोजा गया था और एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और अगर पूछूं रेबीज का टीका किसने खोजा? लुई पास्चर ने। आपको पता है भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए एक मिशन शुरू किया था, उसे कहते हैं मिशन इंद्रधनुष। कब? 2014 में। वैसे ये पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और भारत में राष्ट्रीय शिशु टीकाकरण सप्ताह भी मनाया जाता है 22 से लेकर 29 अप्रैल तक। आपको याद है सर्वाइकल कैंसर के लिए पहला स्वदेशी वैक्सीन आया था जिसका नाम सर्वावैक है। इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और अभी इंतरिम बजट में ये कहा भी गया था कि भारत में सर्वाइकल कैंसर के लिए मुफ्त में टीका लगाया जाएगा कितने से कितने साल की बच्चियों को। तो ये डेटा याद रखना, ये डेटा वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 से 14 साल तक की बच्चियों को। अभी हेविश्योर नाम का एक वैक्सीन भी हमने पढ़ा था। ये देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, मतलब हेपेटाइटिस ए के लिए ही ये वैक्सीन आई थी। और ये देश की पहली स्वदेशी इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। हेविश्योर नाम हो गया। इसको बनाया था इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद ने। तो टीकाकरण से संबंधित, वैक्सीनेशन से संबंधित ये कुछ स्टैटिक प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 अप्रैल को। तो इस बार 27 अप्रैल को ये वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में मना रहे हैं, यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस। एक्चुअली में अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ये मनाया जाता है, तो इस बार ये 27 अप्रैल को पड़ा, तो हम 27 अप्रैल को मना रहे हैं। थीम भी है पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। अच्छा, पशुओं से संबंधित तो एक सबसे इंपॉर्टेंट डे आपका आता है जिसे आप कहते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस। ये हम 3 मार्च को मनाते हैं, याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो हर साल अभी 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे हमने 1982 में मनाया था। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2024 में पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो गल्फ यूथ गेम्स 2024 की हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, कौन होस्ट कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में 16 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। और इसका स्लोगन भी है आवर गल्फ इज वन, आर यूथ आर प्रोमिसिंग। तो इसमें कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो गल्फ कंट्रीज है वो इसमें हिस्सा ले रही है, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, कतर वगैरह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सना मीर को। सना मीर कौन है? तो ये पाकिस्तान की क्रिकेटर है, या यूं कहूं कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है ये। और अभी इन्हीं को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए एम्बेसडर बनाया है। और ये जो टूर्नामेंट है ये कहां पे होगा? ये यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में होगा। अच्छा, इसी प्रश्न को याद करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था कि पुरुषों का जो T20 वर्ल्ड कप है जो कहां पे होगा? 2 देशों में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो उसमें अभी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? अभी तक 3 खिलाड़ियों को बनाया जा चुका है, उसेन बोल्ट को, युवराज सिंह को और क्रिस गेल को। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अरामको कंपनी 2027 तक फीफा के प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट को प्रायोजित करेगी, यानी कि स्पॉन्सर करेगी। तो ये जो कंपनी है अरामको, ये किस देश में है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा सऊदी अरब में।
तो सऊदी अरामको इसका पूरा नाम है। ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है, ऑयल कंपनी है। भैया अरब देशों में है ही क्या, सऊदी अरब वगैरह में तेल ही तो निकलता है, तो तेल कंपनी है। और इसका स्वामित्व सऊदी अरब सरकार के पास है। आप कह सकते हो ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। और अभी इसी ने फीफा के साथ समझौता किया है कि ये 2027 तक फीफा के सभी टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करेगा। आपको पता है 2026 वाले फीफा वर्ल्ड कप ये 22वां संस्करण होगा और ये 3 देशों में होंगे, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। लास्ट वाला 2022 में हुआ था 21वां संस्करण, वो कतर में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कोट था लाइव। उसको जीता था अर्जेंटीना ने, फ्रांस को हराया था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि 2034 में यानी कि 24 नंबर का जो एडिशन होगा फीफा वर्ल्ड कप का 2034 में, उसको होस्ट यही कर रहा है सऊदी अरब, क्योंकि बोली लगाने वाला ये इकलौता देश था, तो इसी को मिल गई है होस्टिंग करने की अनुमति। और ये भी ध्यान में रखना कि 2034 में ही 2034 में ही एशियन गेम्स का 22वां संस्करण होगा, वो भी सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। अब आप पूछोगे कि 2026 वाला तो बता दिया आपने, ये 3 देशों में होगा, 2034 वाला भी बता दिया, भाई 4-4 साल में होते हैं ना, तो 2030 वाला कहाँ पे होगा, जो कि इसका 23वां संस्करण होगा फीफा वर्ल्ड कप का। तो ये बताया जा रहा है ये 6 देशों में होगा। कौन कौन से? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। इस तरह से ये 3 कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा, 6 देशों में। देखो फीफा की पहले बात करते हैं। ये पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। तो स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है ज्ञानी। फिर आपसे पूछ रहे हैं बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा यूकी भांबरी। तो इसे आप कहेंगे BMW यानी कि बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2024, जो कहां पे हुआ? म्यूनिक जर्मनी में। और इसमें मेंस डबल टाइटल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक भारतीय विजेता रहे। कौन? यूकी भांबरी। अब मेंस डबल है तो 2 पुरुषों ने खेला इसे, एक तो ये यूकी भांबरी हो गए और इनके साथी हैं अल्बानो, जो कि फ्रांस से हैं। और इस तरह से ये पहले भारतीय बन गए जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है, तो इसीलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो देश का ये पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन अभी किया गया हिमाचल प्रदेश में। किसने किया? सतलुज जल विद्युत निगम ने। ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, ज्वाइंट वेंचर है। और ये सतलुज नदी के ऊपर जो नाथपा झाकरी परियोजना है उसका संचालन करता है ये। और अभी यहीं पे ये भारत का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, जहाँ पे 8 घंटे में 14 किलो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। अच्छा, सतलुज जल विद्युत निगम से कुछ याद आ रहा होगा आपको, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अभी इसको एक अवार्ड मिला था, आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड मिला था इसको। और एक और पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि अभी सतलुज जल विद्युत निगम के CMD भी बने थे, उनका नाम है सुशील शर्मा। लेकिन मान लो एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भैया देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में। तो फिर आंसर करना जिंदल स्टेनलेस स्टील जो प्लांट है हिसार में, वहां पे। और इसका खुद उद्घाटन किया था हमारे जो स्टील मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिनके पास एविएशन मंत्रालय भी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बिजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी मिल गई है। पूछ रहे हैं ये पोर्ट, ये बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा केरल में। तो अडानी ग्रुप संचालित करता है इसे, अडानी ग्रुप के अंतर्गत आता है ये विजिंगम पोर्ट, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे। और अभी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में शिपिंग मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कोई बड़ा जहाज आएगा और उससे माल उतार करके फिर छोटे जहाजों में हम शिफ्ट कर देंगे उस माल को, और फिर वो आगे जो भी पोर्ट वगैरह जहां पर भी उसे बंदरगाह पे जाना होगा सामान को, वो छोटे जहाज लेकर के चले जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहे दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा दुबई में। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये दुबई में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत $35 बिलियन यानी कि लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए आने वाली है। और ये जो नया एयरपोर्ट है ये मौजूदा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। हर साल यहाँ से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे
और ये प्रोजेक्ट दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू होगा। तो देखो ये स्टैटिक प्रश्न बन गया आपका कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, तो दुबई में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी ने किसे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा युवराज सिंह को। तो हम बात कर रहे हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जो कब से कब तक होंगे, 1 से लेके 29 जून 2024 तक। और कहां पे होंगे, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। और याद रखना इसमें कनाडा, युगांडा और यूएसए पहली बार भाग ले रहे हैं और पहली बार इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहला मैच हुआ था, मतलब पहला T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का जो हुआ था वो 2007 में हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में हुआ था और उसको भारत ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और यहीं पे युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे। और अभी आखिरी वाला जो 8वां संस्करण है वो 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था, पाकिस्तान को हराया था। और अब ये 9वां होगा पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2024 में, कहाँ पे, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और अभी आईसीसी ने युवराज सिंह को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इससे पहले उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस तरह से ये तीनों के नाम अब ध्यान रखना, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। पहले आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में। दुबई में हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। इसके हेड है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और इसके सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसी फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किसे एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अमिताभ चौधरी को। तो अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक बात याद रखना कि आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, कोई भी व्यक्ति 15 साल से ज्यादा समय तक किसी प्राइवेट बैंक का एमडी सीईओ या डायरेक्टर नहीं रह सकता है। और अगर आयु की बात करेंगे तो 70 साल उम्र से ज्यादा तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 15 साल तक आप एमडी सीईओ या डायरेक्टर के पद पर रह सकते हो प्राइवेट बैंक में, या फिर आपकी एज 70 नहीं हो जाती तब तक। ये कहना है आरबीआई का। अभी कुछ साल पहले इसने ये नियम लेकर के आया था। बाकी एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। आपको बता दूं, इसे शुरुआत में यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। फिर 2007 में इसने अपना नाम बदल के एक्सिस बैंक कर लिया था। वैसे इसकी स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। एमडी सीईओ हमने कहा फिर से बन गए अमिताभ चौधरी। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। या फिर आपसे पूछे देश का पहला डिस्प्ले वाला डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया था, तो भी आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सिस बैंक के स्टैटिक हो गए। बाकी ऑप्शन फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर होगा नरसिंह पंचम यादव को। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये नरसिंह यादव, और अभी इन्हीं को इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। एक्चुअली में मैं आपको याद दिलाऊं तो जो अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था है कुश्ती के लिए, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसने कुछ समय पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का निलंबन हटाते हुए, उस पर जो बैन लगाया था उसे हटाते हुए कहा था कि संजय सिंह की अगुवाई वाली राष्ट्रीय महासंघ के लिए पहलवानों की शिकायतों को निपटान करने के लिए एथलीट आयोग का गठन करना अनिवार्य है। और उसी के बाद ये आयोग का अभी गठन किया गया है और उसके बाद ये अध्यक्ष बनाए गए हैं नरसिंह यादव। भारतीय कुश्ती फेडरेशन का वो ब्रजभूषण वाला केस आपको याद होगा, बड़ा विरोध हुआ था। फिर उनकी जगह संजय सिंह को अपॉइंट किया गया था। फिर उसमें भी काफी विरोध हुआ था कि ये उनके मिलने वाले ही हैं, इस तरह से। तो फिर उसी के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा था कि पहलवानों की शिकायतों के लिए, उनके निपटान के लिए एथलीट आयोग का गठन होना चाहिए। तो उसी के बाद ये भारतीय कुश्ती महासंघ का एथलीट आयोग का गठन हुआ और उसके अभी अध्यक्ष बने नरसिंह यादव। अब समझ में आ गया प्रश्न? देखो ये भी याद रखना कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1912 में। और इसके हेड कौन है, नेनाद लालोवेक। वहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना 1967 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और प्रेसिडेंट है संजय सिंह। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2024 में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है, एम्स्टर्डम। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 की। इस बार ये इसका 26वां संस्करण था,
जो हुआ कहाँ पे, नीदरलैंड के रॉटरडैम में 22 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक। इसमें कई देशों के मंत्रियों ने ऊर्जा नवाचार और सहयोग और उभरती ऊर्जा पर चर्चा की। और इस सम्मेलन का, एक कांग्रेस का थीम क्या था, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और ये पॉइंट भी ध्यान रख लो, विश्व ऊर्जा परिषद यानी कि वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की स्थापना कब होती है, 1923 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। आपसे पूछ रहे हैं G7 समिट अभी होगा कहां पे 2024 में, तो आंसर होगा इटली में। तो G7 समिट की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम वाला तो आपको पता है 2023 वाला ये जापान में हुआ था, और अभी 2024 में जो ये होगा ये कहां पे होगा, इटली। इटली इसे होस्ट कर रहा है। और अभी इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, ये तो आप सबको पता होगा। और अभी इन्होंने ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए इनवाइट किया है, और भी कई देशों को इनवाइट किया है। तो भारत को इनवाइट किया उनमें, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कब होगा ये समिट, 13 से लेके 15 जून 2024 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है, 50वां एडिशन है। कहां पे, इटली में। इटली में अपूलिया के फसानो शहर में ये होगा। भारत आप जानते हो G7 का मेंबर नहीं है। G7 में वैसे ही 7 मेंबर आते हैं। कौन कौन से, और याद रखने की ट्रिक भी देखी थी हमने, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो G मतलब जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। कहां पर है इटली, ये रहा इटली। कैपिटल इसकी क्या होती है, रोम। यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर मिलेगा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट हैं सर्जियो। अच्छा, इसके अलावा याद रखना माउंट एटना और माउंट विसुवियस ज्वालामुखी, ये आपको यहीं पे मिलेगा, इटली में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया, तो आंसर होगा आलोक शुक्ला को। तो पुरस्कार का नाम है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। तो ये जो पुरस्कार है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने में, उसका संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस साल 7 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, और इनमें एक भारतीय भी हैं। तो हमारे लिए वही नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उनका, आलोक शुक्ला। ये किस राज्य से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। और क्यों मिला इनको ये सम्मान, क्या किया उन्होंने ऐसा, तो उन्हें उनके हसदेव अरंड आंदोलन के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो क्या किया था मैं बताता हूं आपको। पहले मैं आपको ये बता दूं, छत्तीसगढ़ में ये जो हसदेव अरंड वन क्षेत्र है, इसे पर्यावरण के लिहाजा से छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। जैसे विश्व के फेफड़े किन्हें कहा जाता है, अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में ये जो वन क्षेत्र है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा माना जाता है। और ये क्षेत्र कोयले से भी समृद्ध है, बहुत सारा कोयला भी है यहाँ पे। और आपको पता है यहाँ पे अगर कोयला है तो भारत सरकार छोड़ेगी नहीं। तो यही हुआ था, भारत सरकार ने कोयला के खनन के लिए प्राइवेट कंपनियों को 2 कोयला ब्लॉकों की नीलामी कर दी थी। फिर वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए ये जो आलोक शुक्ला है, इन्होंने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी, और सरकार को ये नीलामी रद्द करने का दबाव बनाने में ये सफल रहे थे। तो इसी के लिए इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक ये जो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार है, ये 7 भारतीयों को मिल चुका है। वो 7 भारतीय कौन कौन है एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो एक थी मेधा पाटकर, 1992 में इनको मिला था, और ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। तो एक तो ये नाम ध्यान में रख लेना, जो पहला होता है वो याद रख लो, और जो अभी लेटेस्ट है वो याद रख लो। वैसे बाकी भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ। दूसरे थे MC मेहता, एक थे रशिदा बी और चंपा देवी शुक्ला, रमेश अग्रवाल, प्रफुल्ल सामंतरा, और अभी 2024 में मिला आलोक शुक्ला को। ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1989 में अमेरिकी दंपति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। तो अभी लेटेस्ट वाला आप याद रखना किस भारतीय को मिला, और ज्यादा से ज्यादा पहली बार किस भारतीय को मिला था ये याद रख लेना, क्योंकि अभी तक 7 को मिल चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। अब इस प्रश्न को भी बिल्कुल ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपने प्रश्न बिल्कुल ध्यान से नहीं सुना ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो या गलत करके आ सकते हो।
तो पहले तो हम प्रश्न की बात करते हैं और मैं आपको बता दूं कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में लच्छू महाराज के नाम से दो कलाकार प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं और दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये लच्छू महाराज पुरस्कार की, तो ये प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक के सम्मान में दिया जाता है। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। पर इस पुरस्कार में क्या हुआ, 2014 के बाद से ये पुरस्कार नहीं दिया गया और अब इनकी नींद खुली है। जागो ग्राहक जागो, वो वाली इनकी हालत हो गई और 2015 से लेके 2024 तक के पुरस्कारों की इन्होंने एक साथ घोषणा कर दी। हमारा करंट अफेयर्स बढ़ा दिया। और प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो हमसे 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला मैंने प्रश्न आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। बाकी फिर भी मैं आपको सारे के सारे एक बार 2015 से लेके 2024 तक के बता देता हूँ। 2020 वाला इसमें मिसिंग है क्योंकि कोविड के कारण नहीं दिया गया। जैसे कि 2015 का उमा शर्मा को मिला, 2016 को रमा वेदनाथन, 2017 का उमा डोगरा, 2018 का ये दो जनों को मिला है। एक तो ये हेमा मालिनी और आप यहाँ पे देखोगे संगीत नाटक अकादमी की जो अध्यक्ष है संध्या पुरीचा को, 2019 का सायरा बानो को, 2021 का डॉक्टर मालाबिका मित्रा, 2022 का प्राची शाह, 2023 का असीम बंधु भट्टाचार्य और 2024 का हमने देखा पंडित राजेंद्र गंगानाई को। बाकी नाम तो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। देखो फिर भी अगर आप जो ध्यान आप रखो ही रखो वो वाला बताया, तो हेमा मालिनी का नाम याद रखना, सायरा बानो का नाम याद रखना, कौन से वर्ष का मिला है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वरना फिर कैसे आंसर सही करोगे। एक ये वाला भी याद रखना, 2018 में संगीत नाटक अकादमी की जो अध्यक्ष हैं संध्या पुरेचा, इनको भी मिला। बाकी एक लेटेस्ट वाला याद रख लेना। अच्छा, वैसे ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लच्छू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो कब मिला था? 1957 में। तो भारत के जो 8 क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक है ये कथक और इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में ही हुई थी। और आप कह सकते हो ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसे मुस्लिम संस्कृति ने भी समृद्ध किया है। और अवध के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की थी। वैसे कथक के अन्य 2 घराने भी आपको मिलेंगे, जयपुर घराना और बनारस घराना। और ये भी आप ध्यान में रखना कि कथक के एक सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक और हैं, उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। तो प्रश्न हमारा क्या था, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो पंडित राजेंद्र गंगानाई को। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया, उन्हें किसका जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस। तो भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कहे जाते हैं सुधीर कक्कड़ और अभी 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। मनोविश्लेषण का मतलब हो गया धर्म का मनोविज्ञान। और ये कहां से थे, किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो उत्तराखंड से, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किन्हें कहा जाता है? तो सैम पित्रोदा को। अब आप कहोगे सैम पित्रोदा, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अभी इनका नाम आया था, न्यूज में हमने पढ़ा भी था। इनकी एक बुक आई है एक्चुअली में, अभी बुक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन भी इन्हीं को कहा जाता है। बाकी अगर सिंपल सा आपसे पूछेंगे फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, तो आपको बताइए डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो MS स्वामीनाथन का नाम आ जाएगा भारत में। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछेंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किन्हें कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पे 2 तरह से बैन लगा दिया। एक तो कोटक महिंद्रा बैंक अब ऑनलाइन कस्टमर नहीं जोड़ पाएगा और नए क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकेगा। तो ये 2 तरह के इस पे बैन लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए? तो RBI ने कहा कि बैंक की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसमें कमी है, उसमें कोई कमी इन्होंने खोजी होगी। और जिस कारण RBI ने कहा कि हमें डर है कि इससे हो सकता है कि इस पे साइबर अटैक हो जाए। तो जब तक ये अपनी टेक्नोलॉजी को सही नहीं कर लेता, इसकी टेक्नोलॉजी जो तकनीक है वो सही नहीं हो जाती, तब तक इस पे ये बैन रहेगा। आपको याद होगा अभी RBI ने कुछ समय पहले पेटीएम पेमेंट बैंक पे भी बैन लगाया था। फिर हमने देखा अभी कुछ समय पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की एक एप्लीकेशन है BOB वर्ल्ड, उसको भी बैन कर दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना दादागिरी कैसे है? तो RBI के पास ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये शक्तियां है कि वो किसी भी बैंक को बैन कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है अगर उसे कुछ गलत दिखता है। तो पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 2003 में।
ये पहले एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी था, फिर बैंक बना। और यहीं से प्रश्न बन जाता है कि भारत की पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी थी जो कि बैंक में कन्वर्ट हुई थी, तो वो यही है कोटक महिंद्रा बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ अशोक वासवानी है। इसकी टैगलाइन होती है लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है, तो आंसर होगा यत्र इतिहासम भविष्ययाम संरक्षितः। तो अभी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने अभी अपना नया लोगो और नया मोटो यानी कि आदर्श वाक्य लॉन्च किया है। ये संस्कृत में है और इसका अर्थ क्या होता है, जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है। अच्छा, ये जो आयोग की हम बात कर रहे हैं ये काम क्या करता है, तो भारत में जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज, उनके प्रबंधन का काम करता है, उन पे अनुसंधान यानी कि रिसर्च का ये काम करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में होती है। नई दिल्ली में मुख्यालय है और ये हमारे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो मैं आपको कई बार बताता हूँ, डीआरडीओ का, इसरो का। तो डीआरडीओ का मोटो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसरो का होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। याद रखना, डीआरडीओ का एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये कहां पर स्थित है, तो आंसर होगा अंटार्कटिका। तो अभी नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी के अनुसार माउंट एरेबस ज्वालामुखी को, जो कि अंटार्कटिका में है, ये पृथ्वी के भीतर से अन्य खनिजों के साथ साथ गोल्ड डस्ट भी बाहर निकाल रहा है, मतलब सोना निकल रहा है इसके साथ साथ। और ये भी बताया गया कि हर दिन लगभग 80 ग्राम गोल्ड निकल रहा है, जिसकी मार्केट में अगर आप कीमत कराने जाओगे तो $6,000 है, यानी कि लगभग 5 लाख रुपए। तो माउंट एरेबस की बात करें जो कि सोना उगल रहा है, सोना उगले उगले हीरे मोती, माउंट एरेबस। ये अंटार्कटिका में है। किस द्वीप पर है, रॉस द्वीप पर है। याद रखना, ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और अंटार्कटिका बात करें इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट विंसन मैसिव है, ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में साउथ कोरिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है नियोनसेट-1 और एक नासा का सोलर सेलिंग तकनीक है ACS-3, इसको अभी किसने लॉन्च किया पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा रॉकेट लैब ने। रॉकेट लैब ये अमेरिका की ही एक कंपनी है और अभी इसी ने एक तो साउथ कोरिया के सैटेलाइट जिसका नाम नियोनसेट-1 है, ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया है। और नासा के ACS-3 इसका मतलब हो गया एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। तो अभी इन दोनों को लॉन्च किया है रॉकेट लैब ने। किस लॉन्च व्हीकल से या किस रॉकेट से, तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और कहां से लॉन्च किया ये पूछें तो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। तो ये फैक्ट है, ये ध्यान में रखना। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात ये कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो आंसर होगा 9.6%। तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वैसे तो भारत का जो कुल निर्यात है, टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें 3% की गिरावट देखी गई है। टोटल एक्सपोर्ट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल जाते हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की यहाँ पे बात हुई है, तो फार्मास्यूटिकल निर्यात की बात कर रहे हैं तो इसमें लगभग 10% या एग्जैक्ट मैंने आपको बताया डेटा 9.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। और कितने रुपए का एक्सपोर्ट हुआ ये बात करेंगे तो $28 बिलियन का ये एक्सपोर्ट रहा है। फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बात कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल मतलब समझते हो ना, गोली दवाइयों की बात कर रही जा रही है। और फार्मेसी में हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसे किया, अमेरिका को किया। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ही भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात देखा गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु से। वैसे अगर प्रश्न ऐसे पूछ लें कि भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो फिर आंसर हो जाएगा गुजरात। तो प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है, वो क्या प्रश्न पूछ रहा है ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है, तो आंसर होगा सना। तो अभी इंडिया टुडे ग्रुप की AI एंकर हैं ये सना और इन्होंने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। एक्चुअली में इंडिया टुडे ग्रुप ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड कंपटीशन में 2 अवार्ड जीते। पहला अवार्ड बेस्ट यूज ऑफ AI इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी में और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया में बेस्ट टीम को मिला है। ये जो दूसरा वाला अवार्ड है ये AI लीड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है।
तो सिंपल सा एक लाइन में आप याद रखना कि किस एआई एंकर ने अभी ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता, तो आंसर होगा सना ने। ये किसका है? इंडिया टुडे ग्रुप का। और एआई क्या है मैं कई बार आपको बता चुका हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक वो तकनीक है जो कंप्यूटर सिस्टम या रोबोट को मानव मस्तिष्क के समान तर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। एआई का विकास किस दशक में हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1950 में। तो ये प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी किसने द विनर्स माइंडसेट नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा शेन वॉटसन ने। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रह चुके शेन वॉटसन ने अभी एक बुक लॉन्च की है और बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। तो इस बुक में उन्होंने मानसिकता के बारे में बताया है जो व्यक्तियों को सफलता की ओर प्रेरित करती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया? तो आंसर होगा इराक। तो अभी इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाले बिल को पास कर दिया गया है। इसमें कहा गया कि इसके उल्लंघन पर अगर कोई ऐसा हमने मना कर दिया फिर भी करेगा तो 7 साल की तो कैद की सजा अनिवार्य है ही, पर उसे बढ़ा करके 15 साल भी किया जा सकता है। ये तो कुछ नहीं, ये पहले मृत्युदंड भी देने वाले थे लेकिन वो पास नहीं हुआ तो फिर जेल की सजा इन्होंने रख दी है। तो ये थोड़ा सा हट के प्रश्न है तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अभी तक जितने भी इस तरह के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया, लीगल कर दिया, यहाँ पे लागू हो गया, यहाँ पे लागू हो गया, इसी तरह के प्रश्न पढ़ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अपोजिट है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अपराध माना गया है इस चीज़ को। इराक की हम बात करेंगे, कैपिटल याद रखना बगदाद होती है, करेंसी है इराक की दिनार और प्रेसिडेंट है अब्दुल लातिफ रशीद। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 7वें स्थान पे। ये रिपोर्ट जारी की है अंकटाड ने। अंकटाड का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में, हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये भी याद रखना कि ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट नाम से एक रिपोर्ट है, उसको भी ये जारी करता है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? अंकटाड। और अभी इसने ये रिपोर्ट भी जारी की है। ये रिपोर्ट सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट के बारे में है और इसमें टॉप पे अमेरिका को बताया गया, भारत को 7वें स्थान पे रखा है। सर्विस सेक्टर मतलब क्या हो गया? जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की सर्विस? किसी भी तरह की सर्विस हो सकती है, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई, होटल सर्विस हो गई, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, मनोरंजन में, मीडिया में, हर जगह जहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप फिजिकल वस्तुओं निर्माण नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, तो वो आप सर्विस ही तो दे रहे हो। कहीं स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे आप सर्विस दे रहे हो। आप डॉक्टर हो तो आप मेडिकल फील्ड में सर्विस दे रहे हो। तो हर कोई ना कोई सर्विस दे ही रहा है, तो उसी की बात कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत का जो सेवा निर्यात है 2023 में 11.4% बढ़कर के $345 बिलियन का हो गया है। और इस लिस्ट में हम नंबर वाइज बात करोगे तो 7वें स्थान पर हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर ने भी किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। देखो ये समझौते वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है ये। इसका तो उत्तर हो गया फ्रांस। क्या है प्रश्न? कि अभी गांधीनगर गुजरात का ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, अभी इसने फ्रांस के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ एक MOU साइन किया। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता किया है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या है वो समझौता? तो एरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया। और इसमें 100 मिलियन यूरो का भी एक फंड तैयार किया गया है जिसका इस्तेमाल नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो ये बात है, ये आप ध्यान में रखना।